Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to start. Today we are going to discuss about outline. What is outline? Outline BA fourth year. ठीक है, फोर्थ ईयर में जो आउटलाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ ऐसे के लिए बल्कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके लिए भी आउटलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आउटलाइन होती क्या है, आउटलाइन को समझने के लिए आउटलाइन एक्चुअली जब आप कुछ भी लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, या फिर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप पोएट्री को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, या कोई सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन भी अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको आउटलाइन के हिसाब से उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन कहते हैं किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को। अब किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हमेशा आउटलाइन नहीं होती। वो किस लिए? वो इस तरह कि जब आप पैराग्राफिंग का रूल एक्चुअली पता है क्या होता है? पैराग्राफिंग का रूल ये होता है कि आपने अपने जो पैराग्राफ आप स्टार्ट करने वाले हैं, the paragraph which you are going to start, you will have to talk about its topic in its first line. Okay? आप जिस भी बारे में पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, आपने अपने पैराग्राफ को सम अप कर देना है एक सेंटेंस में, और वो सेंटेंस आप पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा आपके पैराग्राफ का, और वही आपकी आउटलाइन कहलाती है। अब फर्स्ट लाइन लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं, यानी कि आप जो कुछ भी अपने पैराग्राफ में लिखने जा रहे हैं, आपने वो सब चीजें, यानी कि एक्चुअली जो टॉपिक है, आपने उस टॉपिक को, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस टॉपिक को समराइज करना है एक सेंटेंस में। आपके फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ के एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये पैराग्राफ है किस बारे में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन किसी और बारे में लिख रहे हैं और आप अंदर पैराग्राफ में कुछ और लिख रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे पहले भी बीए में, कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपने क्वेश्चन को रीड करके पहले अपने 5 मिनट के लिए पॉज लेना है, सोचना है कि मैंने पैराग्राफ किस किस चीज से रिलेटेड बनाने हैं, क्योंकि आप पूरी कहानी एकदम से नहीं लिख सकते। तो आपने बताना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो किस चीज का अबाउट है, आपने सोचना होता है। ठीक है, 4 टॉपिक्स लिखने होते हैं, 4। फॉर एग्जांपल आपसे रीजन पूछे गए हैं तो किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे मॉडर्न एसेज में वर्जीनिया वुल्फ की फीलिंग्स के बारे में पूछा गया है, उसके ख्वाब के बारे में पूछा गया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आपने उसका एक एक एक्सपीरियंस एक एक पैराग्राफ में बताना है। ठीक है, यानी कि उसके उड़ने से पहले जब वो तैयार हो रही थी उसके किस तरह के एहसास थे वो अपने एक पैराग्राफ में बताने हैं। फिर उसको जब प्रिपेयर कर दिया गया था, फिर वो क्या फील कर रही थी उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद जब वो हवा में उड़ रही थी तब उसके क्या एहसास थे, ठीक है, और उसके बाद आप उसे कंक्लूड करेंगे। सो ये होती है आउटलाइन के बारे में। मतलब अब आपने ये 3-4 चीजें सोच ली है ना कि मैंने उसकी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो आपने फिर आउटलाइन बनानी होती है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसे के लिए आपको जो आउटलाइन है वो किस तरह से लिखेंगे। ऐसे के लिए ऐसे में अब जो फोर्थ ईयर का ऐसे होता है उसमें आपको 5 नंबर जस्ट आउटलाइन के होते हैं। ठीक है, 5 नंबर जस्ट आउटलाइन के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि ये आउटलाइन जो भी होता है, वर्ड आउटलाइन ही होता है। हालांकि हम अपने ऐसे 5 आउटलाइन लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर आउटलाइंस, ठीक है, इसको प्लूरल नहीं करेंगे। ओके, तो आपकी जो ऐसे से रिलेटेड कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 या 6 to 7 आउटलाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो आप बुक्स खरीदते हैं, बुक्स वगैरह, टिप्स वगैरह, उसके अलावा जितनी भी बुक्स होती हैं वो आप खरीदते हैं, तो उसमें आउटलाइन एक्चुअली इस तरीके से दी होती है। आउटलाइन का मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट सेंटेंस आपके पैराग्राफ के अबाउट, ना कि आप ये जो बुक्स में लिखे होते हैं, बुक्स में कैसे लिखा होता है, इंट्रो, causes, disadvantages and conclusion and that's it। तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिखी होती है 2-3 वर्ड पर मिसिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे के जरिए एग्जांपल देके बताती हूँ। आपके पास ऐसे आ गया जी, माई एम इन लाइफ, ठीक है, तो आप इसकी आउटलाइन किस तरह से बनाएंगे? बुक्स में आप देखेंगे इस तरह से लिखा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एम, इंपॉर्टेंस ऑफ एम, ठीक है, तो ये आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन का मतलब ये होता है कि पूरा सेंटेंस आप
आपका। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं एक्चुअली ये मिस्टेक्स हैं, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखे हैं कि इस तरह से बुक्स में लिखा होता है तो ये गलत है। इस तरह से आपको 5 में से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। आउटलाइन आपका कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एम है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम है तो इससे रिलेटेड आप एक सेंटेंस लिखें। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एम के लिए हम किस तरह की आउटलाइन लिख सकते हैं। हम अपने ऐसे को स्टार्ट करेंगे। एम लीड्स अस towards opportunities aim lead us towards opportunities। ठीक है, आप इसको इतना बस देखिए 3-4 वर्ड्स का ही एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन हमने अपने एक सेंटेंस से ये बात साबित कर दी है, ये बात प्रूव कर दी है कि हम इस पैराग्राफ में लिखने के वाले हैं। ठीक है, एम लीड अस टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि मकासद हमें मौकों की तरफ लेकर जाते हैं। फिर आगे हम अपने पैराग्राफ में बताएंगे कि मौके हमें हमारी कामयाबी की तरफ रहनुमाई करते हैं, और जिन लोगों के पास मकासद होते हैं वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होते हैं, और वो ऐसे लोग जो कि कोई एम नहीं होता, जिनको जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, तो वो मुआशरे पर बोझ बन जाते हैं। अब ये देखिए 5-6 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इससे आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये आप इसको इंपॉर्टेंस ऑफ एम, ठीक है, इस तरह से आउटलाइन नहीं लिखनी, कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है योर एम। ये आपने सोचना है। ठीक है, ये जो चीजें दी जाती है ना, ये सिर्फ आपने अपनी माइंड में सोचनी होती है। आउटलाइन में आप एक कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। अब बुक में लिखा हुआ योर एम, लेकिन यहाँ पे ये इसे आउटलाइन नहीं कहते, योर एम। ठीक है, यहाँ आउटलाइन हम लिखेंगे my aim is unique and different from others। कि जो मेरा एम है वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इस पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, इस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस करना चाहता है तो कोई सीएसएस करना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है तो कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है। लेकिन मेरा एम दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। और मेरा एम है दूसरे लोगों की मदद करना, मेरा एम है एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, इतना जस्ट आपने अपने पैराग्राफ में लिखना है। ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि आपने इसमें ये दूसरे लोगों के एम्स के बारे में बताने के, लोग किस तरह के एम्स अपने बनाते हैं लाइफ में। मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने लॉयर बनना है, लेकिन आपने क्या बताना कि मेरा एम जो है वो ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा इंसान बनकर दूसरे लोगों की मदद करूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम। नेक्स्ट है व्हाई यू चूज दिस एम। ठीक है, व्हाई यू चूज दिस एम। अब ये आपने सोचा है। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम आउटलाइन क्या बनाएंगे, आई वॉन्ट टू हेल्प द नीडी एंड पुअर। मैं गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये एम सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर मैं आप बताएंगे कि जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा गुर्बत है, और लोग अच्छे से बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत होती है, हम ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास कम से कम अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा फ्रिवलिटीज के लिए, फिजूल खर्चों के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन हम जो गरीब है ना वो ही गरीब का एहसास कर सकता है। ठीक है, तो हमारे मुल्क का जो निजाम है एक्चुअली उसकी वजह से अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, और किसी को गरीब की कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, वहां पर रहने वाले जरूरतमंद हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ किसी न किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू आफ्टर अचीविंग इट। आप इसको हासिल करने के बाद क्या करेंगे, आपने ये सोचा जस्ट अपने माइंड में, और यहाँ पर आप आउटलाइन क्या लिखेंगे, I will
request to the wealthy people to take part I will request to the wealthy people to take part in this work. मैं क्या करूंगा कि अमीर जो लोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज में मेरे साथ शामिल हों। ठीक है, वो किस तरह से शामिल हो सकते हैं कि मैं जाऊंगा दूसरे लोगों के घर और जिनके जो अमीर होते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो उनके बैंक हैं वहां से फंड जारी करवाएं गरीबों के लिए, ताकि गरीब लोग भी खुशी वाली जिंदगी गुजार सके। बिकॉज इस इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अनहैप्पी लाइफ गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी आउटलाइन नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, अदर यू आर क्रिश्चियन और अदर यू आर मुस्लिम, जो आपके रिलीजन से क्या कहता है इस एम के बारे में। ठीक है, आप इसकी जगह पे जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर यही बताएंगे कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, आप ये भी बता सकते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस तरह से भी लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप एक डॉक्टर बनकर भी लोगों को सर्व कर सकते हैं, आप एक लॉयर बनकर भी लोगों को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपने यही लिखना है, मैं जस्ट आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि अगर आप लोग एक ऐसे लिखते हैं तो आपने उसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, हमारा रिलीजन इस्लाम है, तो मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड ही बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इट इज आवर moral duty to help the needy। ये हमारा इखलाकी फर्ज है कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दो अहादीस का हवाला देंगे कि अल्लाह हैज दोज हु हैव देमसेल्व्स हु हेल्प अदर्स, अल्लाह हेल्प्स देम हु हेल्प अदर्स। ठीक है, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जो अहादीस वगैरह हैं उनका रेफरेंस देंगे हम इसमें। नेक्स्ट आप इसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड किस तरह से करेंगे, इन शॉर्ट, I don't want to be a lawyer or doctor. While I want to be a good man who serves his nation। कंक्लूजन वाले पैराग्राफ आप ज्यादा लेंथ नहीं लिखेंगे। कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में जस्ट आपने अपने पूरे ऐसे को कंक्लूड करना होता है, तो वो आपका मजीद ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। तो ये है आपके आउटलाइन बनाने का तरीका। इसके अलावा अगर ये है माय एम इन लाइफ, इट्स अ वेरी सिंपल एसे। I give you another example of an essay about science in the service of mankind. It's a most important essay according to your exams. So let's see the outline of science in the service of mankind. So ये science in the service of mankind, also related outlines. I am going to explain them. फर्स्ट आउटलाइन, साइंस इज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। साइंस अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारे लिए हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। इसके जरिए हमें अपनी जिंदगी अधूरी से लगती है। साइंस क्या है? साइंस इल्म है। साइंस इज द नॉलेज अबाउट फैक्ट्स एंड हकाइक का कुछ इल्म है। साइंस क्या है? साइंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से मिलकर साइंस बनती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी साइंस के अबाउट लिखेंगे, साइंस क्या है और साइंस हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हम बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। बिजली साइंस की सबसे अहम तरीन इजाद है। आप देख सकते हैं कि हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं
हत्ता के घरों में भी बहुत ज्यादा मशीनरी जो है इस्तेमाल की जाती है, और वो सब के सब साइंस की इजादात में से एक इजाद है। अब अगर लाइट चली जाती है तो सारे काम रुक जाते हैं, इंडस्ट्रीज के काम रुक जाते हैं, फैक्ट्रीज के काम रुक जाते हैं, हॉस्पिटल्स के काम रुक जाते हैं। इसी तरह से घरेलू कामों में भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। नेक्स्ट आउटलाइन, ड्यू टू सैटेलाइट्स वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड इट इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। सैटेलाइट्स के जरिए हम दुनिया को घर पे बैठकर एक क्लिक के जरिए कहीं से भी हम दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हम अपने, अगर कोई हमारा अपना रिलेटिव है तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम जस्ट एक क्लिक के जरिए वो इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। और ये किसके जरिए हुआ है? सैटेलाइट्स के जरिए। और सैटेलाइट साइंस के इजादात में से एक इजाद है। नेक्स्ट आउटलाइन, साइंस हैज बिकम अ वाइटल रोल science has played a vital role in medical field also। साइंस ने मेडिकल फील्ड में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है, अहम किरदार अदा किया है। बहुत ज्यादा डिजीजेज ऐसी थी जिनका कि इलाज मुमकिन नहीं था, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज वगैरह वगैरह। तो लेकिन अब क्या है, साइंस ने बहुत ज्यादा मेडिसिन इजाद की है, इन्वेंट की है, जिसकी वजह से हर वो बीमारी पहले जिसका इलाज मुमकिन नहीं था और वो नाकाबिल इलाज बीमारियां समझा जाता था, उन्हें अब साइंस उनका इलाज कर सकती है। इसके अलावा जो सर्जन होते हैं, इवन अगर आपको अपने लोग आप देख सकते हैं, लोग जस्ट सर्जरी के जरिए ही अपने पूरा फेस चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो साइंस ने मेडिकल फील्ड में भी इनकलाब बर्पा किया है। नेक्स्ट वन, रोबोट्स, कंप्यूटर्स एंड अदर मशीनरीज हैव मेड इजी मैन्स वर्क। तो जो रोबोट्स हैं, मशीनरीज हैं, जितनी दूसरी चीजें हैं, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, उन्होंने इंसान के काम को आसान बना दिया है। रोबोट्स में बस आपको अपना डाटा सेव करना पड़ता है, डाटा आप सेव कर देंगे तो वो वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रोबोट में ऐसा होता है कि रोबोट भी जैसे एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, जैसे कि आप कंप्यूटर को जो प्रोग्रामिंग देते हैं वो वही काम करता है उसको प्रोसेसिंग करके। तो रोबोट्स भी ऐसे ही होते हैं। जो रोबोट्स रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं वो रोबोट्स हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर सकते, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो रेस्टोरेंट्स में काम नहीं कर सकते। तो रोबोट्स की वजह से आप देख सकते हैं हर जगह हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने डाटा को फाइल्स में लिख कर अलमारियों में भरने की बजाय कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी मशीनरीज हैं जो कि हम पहले हाथ से काम किया करते थे, उनके लिए सारी मशीनरीज आ चुकी हैं। जैसे कि अगर आप घर की मिसालें ही ले लेते हैं तो हम घर में पहले खाना वगैरह बनाना होता था तो हाथ से पीसते थे लोग, लेकिन अब क्या है कि उनके लिए भी मशीन्स आ गई हैं। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, इसका अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। इन शॉर्ट, साइंस हैज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। है, साइंस के बिना इंसान अधूरा है। ठीक है, तो साइंस अल्लाह ताला की एक नेमत है कि इंसान को इससे बहुत ज्यादा आसानियां मिली हैं अपने हर तरह के कामों में। सो आई होप कि आप लोगों को आउटलाइन की अब समझ आ गई होगी। इसके अलावा मजीद मैं आपको दोबारा से कहूंगी कि अब जो बुक्स में होती हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये जो बुक है इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, इंट्रो है, कॉजेज है, लॉसेज है और कंक्लूजन है। तो बच्चे आप इस तरह से आउटलाइन नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने लॉसेज और कॉजेज वाले ऐसे की, यानी कि जो नेगेटिव ऐसे होते हैं उनके आउटलाइन की एग्जांपल नहीं दी, आउटलाइन की एग्जांपल नहीं दी, ताकि आप लोगों को ये लगे कि फिर वो इजी होती हैं। ठीक है, मैंने उसके अलावा जो एसेज होते हैं जो कि कभी कभार एसेज आते हैं उनमें कॉजेज और लॉसेज नहीं होते। अगर आपको कोई नेगेटिव ऐसे आ जाता है तो उसकी आउटलाइन की तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ आप आउटलाइन से रिलेटेड बनाएंगे, दूसरा पैराग्राफ आप उसके कॉजेज से रिलेटेड बना देंगे, लेकिन कॉजेज नहीं लिखेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ, फॉर एग्जांपल स्मोक से रिलेटेड आ जाता है तो आप लिखेंगे देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ स्मोक लाइक बर्निंग ऑफ क्रैश एंड और इसी तरह से उसके मजीद कॉजेज लिख देंगे एक लाइन में। थर्ड आउटलाइन आप लिखेंगे इस तरह से कि अदर मैनी लॉसेज एंड डिसएडवांटेजेस, देयर आर मैनी डिजीज कॉज्ड बाय स्मोक। फिर उसमें आप अपने डिजीजेस के बारे में लिख देंगे। फिर आप सजेशन देंगे, हियर आर सम सजेशंस which can prove very useful to root out smoke। ठीक है, स्मोक से छुटकारा हासिल करने के लिए, to get rid of smoke
स्मोक से छुटकारा हासिल करने के लिए हम कुछ सजेशन दे रहे हैं। उसके अलावा आप पाकिस्तान में उसकी कुछ बता देंगे कि पाकिस्तान में स्मोक कितने % है, और नेक्स्ट आप उसको कंक्लूड कर देंगे। अगर नेगेटिव ऐसे आ जाता है तो उसके कोटेशन, उसकी आउटलाइन की तो कोई उसकी आउटलाइन की फिक्र ही नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई ऐसे बगैर सोचे समझे आउटलाइन नहीं बनाए। इसके अलावा आपने जस्ट आउटलाइन पे ही फोकस नहीं रखना, बल्कि जो कोटेशन होती है, कोटेशन भी अपने एसेज में पुट किया करें। हर पैराग्राफ के बाद कोशिश करें कि एक कोटेशन आप लाजमी लिखें। अगर हर पैराग्राफ के बाद नहीं तो आपकी कंप्लीट ऐसे में एटलीस्ट 4 कोटेशन लाजमी होनी चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह।